हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज पढ़ने वाले हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1845। ठीक है, मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि 1830 टू 1845 में ऐसा क्या हुआ था कि इसे हम यूरोप में एज ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले पीछे थोड़ा सा आपको लेके जाते हैं। सबसे पहले 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था। कब से कब तक? 1799। फिर 1799 टू फ्रेंच रिवोल्यूशन चला। इसमें बहुत सारे सरकार आई गई। फाइनली जो लुइस की सरकार थी वो चली गई। फाइनली 1799 में किसकी सरकार आती है? नेपोलियन की। कब तक रहते हैं? लगभग 1715, मतलब 1815 तक। ठीक है, नेपोलियन का ये रूलर। नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया है ना। नेपोलियनिक कोड हम लोग 1804 पढ़े थे। फिर क्या हो जाता है? 1815 में वाइना कांग्रेस होता है। इस वाइना कांग्रेस में, वियना कांग्रेस में क्या होता है? सॉरी एक मिनट, चलो। इस वाइना 1815 में वाइना कांग्रेस। इस वाइना कांग्रेस में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो न्यू कंजर्वेटिज्म की गवर्नमेंट आती है। न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? जो इस 1789 में फ्रांस में जिसको उखाड़ के फेंक दिया था लुइस की सरकार, बॉर्बन डायनेस्टी, वो फिर से 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है, ठीक है, लेप्जिंग की लड़ाई में या फिर वाटरलू की लड़ाई में, तो किसकी सरकार आ जाती है? किसकी सरकार आ जाती है? कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फुल तरीके से कंजर्वेटिज्म तो थे, लेकिन कुछ मॉडर्नाइजेशन, कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे थे, इसलिए इसे न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये 1815 से लेकर के 1830 तक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुका था। गरीबी, भूखमरी, खाने पीने की सामान, जॉब लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुका था। ठीक है, तब फिर 1813 के बाद, 30s के बाद क्या शुरू हो गया था? फिर से रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था यूरोप में। कब तक चला था? 1830 से लेकर के 1848 तक। इसीलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलो देखता हूँ कि ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से क्यों जानते हैं। क्या ऐसा हुआ था यूरोप में कि इसे हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं? तो आपको पता है कंजर्वेटिज्म रिजाइम क्या किया था? कॉन्सोलिडेट पावर। अपने पावर को कॉन्सोलिडेट मतलब फुल अपने हाथों में लेना चाहता था और ले लिया था। कब? 1815 के बाद लुइस फिलिप की सरकार आई थी फ्रांस में। लिबरलिज्म कौन था? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक नया क्लास आया था जिसे हम बोलते हैं लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। ये क्या चाहता था? ये हमेशा इनका जो है ना लगातार रिवोल्यूशन बढ़ रहा था, है। ठीक है, किसके लिए? यूरोप के बहुत सारे हिस्से में, और इटली में, जर्मनी में, या फिर प्रोविंस का मतलब यहाँ स्टेट, ऑटोमन एम्पायर के कुछ स्टेट में, आयरलैंड में, पोलैंड में। चलो मैं आपको ये मैप में दिखाता हूँ। आयरलैंड, पोलैंड और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर आज के डेट में ये हमारा प्यारा भारत। आप चले आओ ये यूरोप, और यूरोप में आप देख सकते हैं ये टर्की। तो ऑटोमन एम्पायर का हेड था यहाँ पर। एम्पायर मतलब बहुत बड़ा जगह को लेकर के एक रूल करना। आप देख रहे हो ना, ये सऊदी अरब के आधा हिस्सा, ये इराक, ये सीरिया, ये ईरान का आधा हिस्सा, इजिप्ट है ना, ये लीबिया, और ये ग्रीस, और यहाँ तक ऑटोमन एम्पायर का इतना हिस्सा था। मतलब इस पर कौन राज कर रहा था? खलीफा। खलीफा क्या होता है? कैलिफ, मतलब जो मुस्लिम का स्पिरिचुअल लीडर जिसे हम बोलता हूँ। तो इनका जो हेड था वो टर्की था आज के डेट में। ये देख रहे हो इस्तांबुल इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल आगे आएगा, देखना एक। ठीक है, तो ये ऑटोमन एम्पायर, इसमें ग्रीस भी इसी के अंदर था। ठीक, और आयरलैंड और पोलैंड। चलो ये देखो आयरलैंड, देख रहे हो ना, ये आयरलैंड है। इसके दो हिस्से हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके में है, और ये वाला आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जानते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक, और पोलैंड कहाँ है? देखो ये पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो। और आज के लिए आपका होमवर्क है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड, ये नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, और बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। पॉलिटी में आया भी था। चलो तो देख लीजिए, तो ये इन सब जगहों पे ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में, पोलैंड में क्या रिवोल्यूशन हो रहा था। ये रिवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? इनको लीड कर रहा था लिबरल नेशनलिस्ट। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो आया था, ये किससे बिलोंग थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास
एलाइट मतलब पढ़े लिखे, और उनके अलावा बहुत सारे उनमें से क्या थे, प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर, कलर, मेंबर ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास। कॉमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड, जो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नया ग्रुप आया था जिसे हम बोलते थे लिबरल नेशनलिस्ट। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसे क्यों कहते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, 1830 टू 1830 टू 1848 के बीच। तो पहला जो अफील होता है, अफील का मतलब पहला जो देखा गया है रेवोल्यूशन, वो फ्रांस में कब देखा गया, जुलाई 1830 में, जिसे जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बॉर्बन किंग पता होना चाहिए, बॉर्बन किंग मतलब वही लुइस की सरकार जो 1789 में उखाड़ के फेंक दिया था। फिर कब आया था ये, 1815 के बाद 1815 टू 1830। कौन कर रहा था, इसका हेड कौन था, लुइस फिलिप, ठीक है। बॉर्बन किंग रीस्टोर कर लिया था फिर से पावर में, कब, आफ्टर 1815 में। और किसको उखाड़ के फेंक दिया था, लिबरल रेवोल्यूशनरीज को उखाड़ के फेंक दिया था, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, मतलब 100% मोनार्क, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक किताब था। जो लुइस फिलिप इसका थोड़ा बहुत चेंज किया था ना, बोले था न्यू कंजर्वेटिज्म, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज किया था। पहले तो एकदम एब्सोल्यूट मोनार्क था 1789 से पहले, लेकिन 1815 के बाद जो आया था थोड़ा सा मतलब जिसे चेंज किया था, इसीलिए हम इसे न्यू कंजर्वेटिज्म या फिर, ठीक है, तो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। लुइस फिलिप इसका हेड था। तो फ्रांस में सबसे पहले क्या आया, रेवोल्यूशन आया। जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, अब पूरे यूरोप में फैल जाएगा। जैसे ये देख रहे हो ना, फ्रांस में हुआ रेवोल्यूशन, अब पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इसीलिए मेटरनिक कहाँ था आज के डेट में, ये देखो, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है ना, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर देख रहे हो, इसका जो चांसलर था, चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनका नाम था मेटरनिक। जो वाइना कांग्रेस हुआ था, उनका होस्ट जो किया था, वो किसने किया था, मेटरनिक ने किया था, ठीक है, वाइना कांग्रेस का होस्ट। तो चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, चांसलर, वो थे मेटरनिक, जो 1815 में जो वाइना कांग्रेस हुआ था, बैठक हुआ था, उनका होस्ट था। तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। याद रखना, ये स्टेटमेंट 1 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। किसने कहा था ये बात, तो जुलाई रेवोल्यूशन जैसे ही होता है, उनको देख के ही अपराइजिंग। दूसरा रेवोल्यूशन कहाँ होता है, ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम का कैपिटल, मैं आपको अभी दिखाया था ना, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है ना, एक बहुत बड़ा यूनाइटेड किंगडम रहता है, देख रहे हो, ये जो नीदरलैंड है, और यहाँ यही नीदरलैंड नाम था, बेल्जियम नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, जिसे हम बोलता हूँ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, बहुत बड़े इंग्लैंड के भी कुछ हिस्सा को लेकर के। तो इनसे कौन अलग हो गया, बेल्जियम अलग हो गया, ठीक है। कब, जैसे ही फ्रांस में होता है, फ्रांस के बाद कहाँ होता है, बेल्जियम, है ना, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है। फिर उसके बाद कहाँ हो जाता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है ग्रीस में। ग्रीस कहाँ है, आपको मैप में दे ले जाता हूँ, देखो ये ग्रीस, देख रहे हो ना, ये ग्रीस जो किसके अंडर में कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था ग्रीस। तो ग्रीस का है ना, ये एथेंस बहुत ही फेमस था साइंस के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, पोइट के लिए, सारे मैथमेटिशियन, सारे साइंटिस्ट, सब के सब यहीं से थे मैक्सिमम। ग्रीक जो पुराने ज़माना का इनका कल्चर था, पुराने ज़माना का जो आर्ट एंड सॉन्ग्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ख़तरनाक था, काफ़ी अच्छा था। आज के डेट में आप देख सकते हैं, ये इजराइल देख रहे हो ना, ये इजराइल छोटा सा, ये है पैलेस्टीन का हिस्सा, वेस्ट बैंक, और यहाँ है गाजा स्ट्रिप। यहाँ एक सी है, इसका नाम है डेड सी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नमक है, मतलब समुद्र में पानी में जितना नमक है उसका 10 गुना ज़्यादा नमकीन है, इसलिए डेड सी। इस सी में तैरने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल चल सकते हो इस सी पर, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्योंकि इन्होंने ही कोरोना का सबसे पहले वैक्सीन बनाया, इसलिए मैं आपको दिखाया हूँ। काफ़ी शानदार देश है, काफ़ी टेक्नोलॉजी में काफ़ी खतरनाक है। दुनिया वाला टेररिस्ट से, आतंकवाद से डरता है, ये कहता है, आतंकवाद को दावत देता है, आओ मेरे यहाँ पे और तुम्हारा दम है तो अटैक करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये किसी भी जगह पे, सीरिया पे, इराक पे जा कर के मार के आता है। तो काफ़ी शानदार देश है। कोरोना का वैक्सीन भी सबसे पहले इन्होंने बनाया, मुझे पूरा यकीन है कि ये बना लिया होगा। चलो
आगे चले तो ग्रीस का क्या दिक्कत था, ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी के बाद। तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पार्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहता है। किससे आज़ादी चाहता है? ये 1821 में आता है। किससे आज़ादी चाहता है? तो वो जो ऑटोमन एम्पायर से। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम, और ये इसको सपोर्ट कौन करता है? अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल, जो ग्रीक है मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, एग्जाइल मतलब जो अपने देश में नहीं बाहर में रह रहे हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट था। साथ साथ वेस्टर्न यूरोप कौन सा है? मतलब ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये देख रहे हो ना ग्रीस, ये ग्रीस, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा देख रहे हो ना। ये ऑटोमन एम्पायर कितने बड़े में है, ये सारे ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। आज के डेट में रहता है ना पैलेस्टीन, ये सब इनमें इजराइल वगैरह सब इसी के अंडर था। तो ये ग्रीस, इसके ये जो वेस्टर्न यूरोप है उनसे सपोर्ट। क्यों? क्योंकि इस पे किसका रूल था? मुस्लिम रूलर था, इसीलिए इनकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से सपोर्ट था। क्योंकि ये लोग मैक्सिमम क्रिश्चियन और यहाँ भी रहने वाले लोग क्रिश्चियन, तो काफ़ी सपोर्ट मिला था। और जो यहाँ के ग्रीस के लोग जो बाहर रह रहे थे यहाँ, तो इसको सपोर्ट किया कि आप ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाओ। और क्या हुआ? वहाँ एक रिवोल्यूशन होता है। सिम्पैथी से काफ़ी मिलता है क्योंकि यहाँ एंशिएंट ग्रीक कल्चर काफ़ी फेमस था। इनके पोइट्स, इनके आर्टिस्ट क्या किया? ग्रीस के लोगों को कहा कि हम लोग क्रेडल है। क्रेडल का मतलब सबसे पहले साइंस, आर्किटेक्चर, सिविलाइजेशन हमारे यहाँ से था और दुनिया में हमारे यहाँ से फैला है ना। और यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल का मतलब जन्मदाता कौन है? ग्रीस है। तो इनके पोइट्स और इनका आर्टिस्ट ने लोगों को याद दिलाया, यहाँ के रिवोल्यूशनरीज को याद दिलाया। मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल, और पब्लिक के मन को, ओपिनियन को चेंज किया ताकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। किसके खिलाफ? मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। तो एक एग्जांपल दिया है कि इंग्लिश एक पोइट था लॉर्ड वायरन, कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले। उन्होंने पैसा जमा किया था और लड़ने भी आया था। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड बहुत दूर है, यहाँ पे ग्रीस है। लड़ने भी आया था लेकिन इसका डेथ हो जाता है फीवर में 1824 में। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, मतलब ट्रीटी होता है, एक साइन होता है कॉन्स्टेंटिनोपल। आज के डेट में मैं आपको बताया ना कि इस जगह पर है ना, ये टर्की के जो इस्तांबुल है ना, इसी का नाम है इस्तांबुल का ही पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये ग्रीस के लोग और ये टर्की के लोग, ऑटोमन एम्पायर, यहाँ एक बातचीत किया और इसको आज़ाद कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है इनसे, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या है? देखो कि वाई इज़ द टाइम ऑफ 1830 to 1848 नोन इज़ द एज ऑफ रिवोल्यूशन। 1830 to 1848 के बीच एज ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से क्यों जानते हैं? एक्सप्लेन करो। या फिर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में रिवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास अंडरवे इन द ईयर ऑफ 1848, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। दोनों का आंसर क्या होगा कि 1830 to 1848 के बीच क्या हुआ था कि उसे एज ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं? क्योंकि रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ से जो कलर है ना ये लिख लेना। फिर पॉइंट नंबर सेकंड, ये पहले फ्रांस में हुआ। तो मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगा। सबसे पहले फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ। उसका देखा देखी कहाँ हुआ? बेल्जियम, जो कि कहाँ से अलग हो गया? नीदरलैंड से अलग हो गया। फिर कहाँ हुआ? तीसरा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किससे अलग हो गया? ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया, क्योंकि इनका अपना कल्चर, इनका साइंस, कुछ भी इनको फ्लोरिश और बढ़ने फलने फूलने का मौका नहीं मिल रहा था। कौन इस पे रूल कर रहा था? एक मुस्लिम रूलर कर रहा था। इसको इसीलिए काफ़ी सपोर्ट मिला था जो यहाँ के लोग थे बाहर में, उनके थ्रू, और साथ साथ बाहर के भी लोग, वेस्टर्न यूरोप के लोग काफ़ी सपोर्ट करता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि लगातार सीरीज ऑफ रिवोल्यूशन होता है, इसीलिए हम इसे एज ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। 1830 to 1848 के बीच एज ऑफ रिवोल्यूशन क्यों? पता चल गया ना। सबसे पहले फ्रांस में रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद कहाँ? बेल्जियम में, फिर उसके बाद ग्रीक में। लगातार रिवोल्यूशन होता है इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, इसीलिए हम इसे एज ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।